Hello student, this is Seema Chauhan from Classic Solution. In today's session, we are going to read the poem of class 10th first sight book. The title of our poem is Dust of Snow, composed by Robert Frost. So let us discuss the title first. Dust of Snow. Snow यानी बर्फ और dust. Dust से यहाँ मतलब मिट्टी या धूल से नहीं है, बल्कि स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण। तो बच्चों इस फॉर्म में स्नो के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो पोएट के ऊपर गिरते हैं। फिर जब वो पार्टिकल्स वो स्नो जब उनके ऊपर गिरती है तो उन्हें कैसा लगता है, वो कैसा महसूस करते हैं, ये पोएट बताते हैं। तो we will read the poem and we will discuss the difficult word meaning and the poetic devices that have been used in the poem. Let's start with the poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. वे मीन्स तरीका, क्रो यानी कौवा, शुक मीन्स हिलाया, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स, एंड हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है जो कि क्रिसमस ट्री यानी पाइन ट्री के क्वाइट सिमिलर होता है शेप में। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, हेमलॉक ट्री जो है वो इस शेप का होता है। हेमलॉक ट्री चूंकि एक पॉइजनस ट्री होता है तो ये सैडनेस या निगेटिविटी को दिखाता है। और क्रो जो कि एक ब्लैक कलर का बर्ड होता है, इसको भी बैड ओमेन यानी कि बुरा शगुन माना जाता है। तो पोएट ने इन्हें क्यों इंक्लूड किया है, इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, शायद वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में काफी निगेटिविटी है और पोएट जो है वो काफी उदास है और निराश है। तो आइए इसका मीनिंग समझ लेते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, कि जिस तरीके से एक क्रो ने, एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, हिला करके मुझ पर गिराया। क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो। कहां से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के ऊपर से। हेमलॉक ट्री जो कि बर्फ से भरा हुआ है। तो कौवे के मूवमेंट से क्या होता है, हेमलॉक ट्री के नीचे पोएट खड़े हुए हैं और उनके ऊपर जो है वो कौवे के मूवमेंट से कुछ बर्फ के पार्टिकल्स गिर जाते हैं। तो जब बर्फ के पार्टिकल गिर जाते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है, उन्हें उनके अंदर कैसी फीलिंग्स आती हैं, ये पोएट ने नेक्स्ट स्टैंजा में बताया है। बिफोर प्रोसीडिंग वी विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड इन द पोम। सबसे पहले इसकी राइम स्कीम समझ लेते हैं। तो राइम स्कीम क्या होती है, ये मैं आप लोग को पहले बता दूं कि जब आपके पोम की एक लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो उस पोम के किसी दूसरी लाइन के लास्ट वर्ड से उसकी राइम मैच कर रही हो, उसकी लय मैच कर रही हो, तो उसे अल्फाबेट के किसी एक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होती है राइम स्कीम। तो आइए इसकी राइम स्कीम हम लोग समझ लेते हैं। जैसे क्रो राइम विद स्नो, क्रो एंड स्नो, तो ये आपस में राइम कर रहे हैं। तो इसे हम ए लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, एक लेटर से, जिनकी राइम मैच करती है उन्हें एक ही लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद मी एंड ट्री, ये आपस में मैच कर रहे हैं इनकी राइम, तो इसे हम बी और बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस स्टैंजा की राइम स्कीम ए बी है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज किया गया है एसोनेंस। नाउ व्हाट इज एसोनेंस? एसोनेंस क्या होता है कि जब क्लोजली कनेक्टेड वर्ड में वॉवेल साउंड बहुत प्रोमिनेंट हो, मतलब जो वर्ड आपस में एक दूसरे के क्लोजली कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के बाद में आ रहे हैं, वो उसमें वॉवेल साउंड बहुत प्रोमिनेंट हो। वॉवेल साउंड क्या होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। तो इसकी साउंड जो है वो आ रही हो किसी एक वॉवेल की, जैसे कि शुक डाउन ऑन, ठीक है। और ये जो वॉवेल है वो वर्ड के स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, मिडिल में भी हो सकते हैं और लास्ट में भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ओ, और डाउन में यहाँ पे ओ और ऑन में ओ, तो ओ साउंड यहाँ पे काफी प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पर एसोनेंस है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज किया गया है इंजैबमेंट। नाउ व्हाट इज इंजैबमेंट? इंजैबमेंट क्या होता है? जब पोम की एक लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो रही हो और वो लाइन दूसरी लाइन में कंटिन्यू हो, तो इसे इंजैबमेंट कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क यहाँ पे नहीं लगा है, तो यहाँ पे इंजैबमेंट है। इंजैबमेंट आपको ऑल ओवर पोम में यहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट द पोएट सेज, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had
rude. हार्ट यानी दिल, चेंज ऑफ मूड मतलब होता है मूड चेंज हो जाना, मनोदशा में परिवर्तन हो जाना। सेव्ड मतलब होता है बचाया, पार्ट यानी एक भाग, एक हिस्सा। एंड र्यूड मीन्स होता है हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब कि पछतावा करना, दुखी होना। तो पिछले स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि एक क्रो ने उनके ऊपर जो है वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिराई। उससे क्या हुआ, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो उससे उनके दिल का हाल जो है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है, उनकी मनोदशा में परिवर्तन आ जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ भाग जो है वो बच जाता है ऑफ अ डे यानी उनके दिन का। आई हैड ड्यूड, जिसमें वो पछता रहे थे। कह रहे हैं कि अभी तक क्या था कि उनका मूड बहुत खराब था, वो उदास थे, वो बहुत परेशान थे, किसी बात पे पछतावा उन्हें हो रहा था। लेकिन जब डस्ट ऑफ स्नो क्रो उनके ऊपर गिराता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और उनका मूड चेंज हो जाता है, वो बहुत उन्हें वो खुशी फील करते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि बाकी का दिन, मतलब कि अभी तक वो उदास थे, लेकिन ऐसा होने के बाद में क्या होता है कि बाकी का दिन जो है वो दुखी होने से उनका बच जाता है। लेट अस डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड इन द स्टैंजा। सबसे पहले हम इस स्टैंजा की राइम स्कीम देख लेते हैं। हार्ट राइम विद पार्ट। तो राइम स्कीम लिखते समय हम ये भी देखेंगे कि क्या इन दो लाइंस की जो राइम स्कीम है वो पिछले स्टैंजा के किसी वर्ड से मिल रही है। तो ऐसा नहीं है, वो किसी से भी नहीं मिल रही है। तो हार्ट एंड पार्ट जो है वो आपस में राइम कर रहे हैं, तो अब हम इसे एक नया लेटर देंगे, सी एंड सी। फिर हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि मूड राइम विद रूड, तो इसे हम एक नया लेटर दे देंगे, डी एंड डी। तो इस स्टैंजा की राइम स्कीम हो जाएगी सी डी सी डी। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यहाँ पे इंजैबमेंट है। जैसे कि पिछले स्टैंजा में आपको बता चुकी हूँ कि ऑल ओवर पोम में इंजैबमेंट देखने को मिलता है। हम ये देख रहे हैं कि पोम के लाइन के एंड में किसी भी पंक्चुएशन मार्क का यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे इंजैबमेंट है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। नाउ व्हाट इज एलिट्रेशन? When two or more consecutive words are started with same consonant sound, जब क्रम से आने वाले शब्द एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से, उनके स्टार्टिंग में एक ही कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हो रही हो, तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन में हैज गिवन माय हार्ट। हाँ, ऑल्दो ये बहुत क्लोजली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक लाइन में है, तो ये ह साउंड जो है यहाँ पर काफी प्रोमिनेंट है, तो इसे एलिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट, सेव्ड सम। तो ये कॉन्जिक्यूटिव वर्ड जो है वो स साउंड यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। सो बिफोर मूविंग फर्दर आई वांट टू गिव यू अ रिमाइंडर कि अगर आप लोगों को पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका वीडियो भी चैनल पे अपलोड हो चुका है। आप लोग एक बार जब उसे देख लेंगे तो पोएटिक डिवाइसेस को समझने में बहुत आसानी होगी। तो आप लोग जरूर से एक बार वो वाला वीडियो चेकआउट करें। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सोनेंस का यूज किया गया है। नाउ व्हाट इज कॉन्सोनेंस? जब क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड बहुत प्रोमिनेंट हो तो उसे कॉन्सोनेंस कहते हैं। जैसे अभी पिछले स्टैंजा में मैंने आप लोगों को एसोनेंस बताया था, उसमें वॉवल साउंड बहुत प्रोमिनेंट थी। और कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? इंग्लिश के अल्फाबेट में ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर छोड़ करके बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये जो कॉन्सोनेंट साउंड है ये आपके वर्ड के स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, मिडिल में भी हो सकते हैं और एंड में भी हो सकते हैं। तो ये देखते हैं, डे आई हैड र्यूड। तो यह ड साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, जैसे डे और हैड में इधर डी है और र्यूड में लास्ट में डी है, तो यहाँ पे ड साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स है। सो नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए वर्ड मीनिंग लिखी हुई है। ये स्टैंजा 1 की वर्ड मीनिंग है। यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक, और इसे आप लोग एक दो बार पढ़ें तो पोम को पढ़ते समय जो है आपको बहुत इजी रहेगा। एंड नेक्स्ट ही आपके सेकंड स्टैंजा की वर्ड मीनिंग है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं।
सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आप लोगों ने इस पोम को पढ़ा, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग समझे एंड पोएटिक डिवाइसेस को भी समझा। सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। If you have any query, any doubt or any suggestion, do write in the comment section. And if you like my video, hit the like button. Thanks for watching my video.